गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे दादी माँ। यहाँ पर चित्र में देखिए, दादी माँ अपने पोतरा पोतरी नवासे सभी को कहानी सुना रही है और सारे बच्चे बहुत खुश हैं। तो आज इस पाठ में हम दादी माँ के बारे में हम जानेंगे। कमजोरी है अपनी, पर सच तो यह है कि ज़रा सी कठिनाई पड़ते बीसों गर्मी बरसात और वसंत देखने के बाद भी मेरा मन सदा नहीं तो प्रायः अनमना सा हो जाता है। लेखक कहता है कि कमज़ोरी है। मेरे शुभचिंतक मित्र मुँह पर मुझे प्रसन्न करने के लिए आने वाली छुट्टियों की सूचना देते हैं और पीठ पीछे मुझे कमज़ोर और ज़रा सी प्रतिकूलता से घबराने वाला कहकर मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेखक कहते हैं कि लेखक के मित्र उनके सामने उनकी तारीफ़ करते हैं और उनके बद पीछे उनकी मजाक उड़ाते हैं। मैं सोचता हूँ, अच्छा, अब कभी उन बातों को ना सोचूंगा। ठीक है, जाने दो, सोचने से होता ही क्या है। पर बस मेरी आँखों के सामने शरद की शीत किरणों के समान स्वच्छ शीतल किसी की धुंधली छाया नाच उड़ती है। परंतु मैं उस बचपन के बातों को मैं सोचना नहीं चाहता हूँ। परंतु बेबस होकर मुझे सारी कहानियाँ मेरे आँखों के सामने आती हैं। मुझे लगता है जैसे क्वार के दिन आ गए हैं। मेरे गांव के चारों ओर पानी ही पानी हिलोरे ले रहा है। दूर के सिवान से बहकर आए हुए मोथा और साई की अथगली घासें, घेऊर और बन प्याज की जड़ें तथा नाना प्रकार की बरसाती घासों के बीच सूरज की गर्मी में खौलते हुए पानी में सड़कर एक विचित्र गंध छोड़ रहे हैं। जब तूफान आता है गांव में, तो यहाँ पर फसल पूरी पानी में सड़कर एक गंदी सी बांस आती है। बांस मतलब स्मेल। रास्ते में कीचड़ सूख गया है और गांव के लड़के किनारों पर झाग भरे जलाशयों में धमाके से कूद रहे हैं। जब बारिश होती है, आजू बाजू जो तालाब होता है भर जाता है। धूप की वजह से वह उस गर्मियों में नहाने के लिए उन तालाबों में कूदते हैं। अपने अपने मौसम की अपनी अपनी बातें होती हैं। आषाढ़ में आम और जामुन मिले, चिंता नहीं। अगहन में चिड्डा और गुड़ना मिले, दुख नहीं। चैत के दिनों में लाई के साथ गुड़ की पट्टी ना मिले, अफसोस नहीं। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण जाग भरे जल में कूदना ना हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। कवि कहते हैं, हर एक मौसम का फल हो या संतुष्ट हो या कोई गुड़ हो, पट्टी हो, इस तरह की ना मिले, खाने की चीज़ें ना मिले, कोई अफसोस नहीं। परंतु उस गंधपूर्ण जाग भरे जल में नहीं कूदेंगे तालाबों में, तो उसका कोई मज़ा नहीं आता। मैं भीतर हुड़क रहा था। एक दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। मैं तालाब में नहाने गया, फिर बाद में बाहर आकर नहा लिया, फिर मैं बीमार पड़ गया। हल्की बीमारी ना जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द हो और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबू, लेकिन इस बार ऐसी चीज़ नहीं थी। ज्वर जो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रज़ाई पर रज़ाई और उतरा रात 12 बजे के बाद। मतलब इस बार वह बीमार हुआ तो बहुत ही बीमार हो गया। रज़ाई मतलब बेडशीट, जो ब्लैंकेट ओढ़ते ही गया। कब उतरा बुखार? रात के 12 बजे। दिन में मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई
और शायद नहाकर आई थी उसी झाग वाले जल में। पतले दुबले स्नेह सने शरीर पर सफ़ेद किनारीहीन धोती, सन से सफ़ेद बालों की सिरों पर सघन टपके हुए जल की शीतलता, क्योंकि गाँवों में नहाने के लिए तालाब भी होते थे। शायद दादी माँ भी वहाँ पर ही नहाकर आई हो। आते ही उन्होंने मेरा सर और पेट छुआ, आंचल की गांठ खोली, किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती, कभी पंखा जलती, कभी जलते हुए हाथ पैर कपड़े से सहलाती, सर पर दालचीनी का लेप करती। दालचीनी मतलब जो मसाला होता है, लकड़ी की तरह होता है, उसे कूट कर हम माथे पर लगाएं तो सिर का दर्द गायब हो जाता है। वह 20 बार छू छू कर ज्वर का अनुमान करती है। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छौंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिला तो या गई नहीं, इस सारे बातें जांच कर रही थी। कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला आ गया, यह सोच रही थी। आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती है दादी माँ। दादी माँ को गवाई गांव की 50 किस्म की दवाएं के नाम याद है, जैसे हम आयुर्वेदिक छोटे मोटे चुटकुले करते हैं। गांव में जो घर के नुस्खे होते हैं वह आजमाते हैं, जो हमारे घर में बड़े होते हैं। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचती और वहाँ भी वही काम करती, हाथ छूना और माथा छूना और पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी और विषुचिका के दिनों में रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल और धूप ये सारे देती थी। सफाई कोई उनसे सीख ले, इतनी साफ सफाई से रहती थी। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदल जाते तो वैसे ही पागल हो जाती, क्रोधित हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है और मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू, डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर की शीशी की तिताई के डर से बुखार भाग भी जाता है। किसी को इंजेक्शन से डर लगता है, किसी को अंग्रेजी दवा से डर लगता है, परंतु दादी माँ अपने खुद की ही नुस्खे यहाँ पर आजमाती थी। लेखक को पुरानी यादें आ रही हैं, पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। किशन भैया की शादी थी। वह एक कहानी बता रहे हैं कि किशन भैया की शादी थी। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना, वो बहुत खुश थी। दिन भर गायब रहती, काम काजों में मसरूफ़ रहती और सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसी ने आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती, बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा, एक काम अपने हाथ से ना करूं तो होने वाला नहीं। जब कोई घर पर आते हैं तो उन्हें कहती है कि सारा काम मुझे ही निपटना पड़ता है। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती है। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा था। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बिगड़ रहा मतलब क्रोधित हो रही थी। पास के कोने में दुबकी रामा की चाची खड़ी है। सोना होगा, धन्नो रुपये मैं सूद के आज दे दे। तेरे आँख में तो शर्म ही है नहीं। मांगने के समय कैसी आई थी, पैरों पर नाक रगड़ती फिरी, किसी ने एक पाई भी ना दी।
परंतु मैंने दिया तुझे। अब लगी है आजकल करने, फसल में दूंगी। अब क्या तेरी खातिर मैं दूसरी फसल की कटेगी तक इंतज़ार करूं? दूंगी मालकिन, रामी की चाची ने रोती हुई कहा। दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप ना दया करेंगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा? उसकी विवाह कैसा होगा? अगर मैं आपका हिसाब चुकता कर दूंगी तो मेरी बेटी की विवाह कैसे होगा? हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने इस अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। लेखक ने जब समझाने के लिए कहा तो दादी माँ ने उस पर भी क्रोधित हुई। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नहाओ का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची, आज बहुत ही तारीफ कर रही हो? तो उसने बेहाल होकर कहा, उरीन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसी तेरी बेटी वैसी मेरी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, दादी माँ देवता है। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी, परंतु आज तो बहुत ही खुश है। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांट भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। तर्कमर विषय पर। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात भर गीत गाती हैं। विवाह की रात को अभिनय भी होता है। यह प्रायः एक ही कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। जैसे नाच गाना होता है, संगीत होता है, उस तरह का कार्यक्रम हो रहा था। मैं बीमार होने के कारण बारात में ना जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा था। औरतों ने उस पर आपत्ति की। आपत्ति मतलब उन्होंने कहा कि इन बच्चों को बाहर निकाल दिया जाए। दादी माँ बिगड़ी, क्रोधित हो गई। लड़के से क्या पर्दा, लड़के और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। लड़कों, छोटे बच्चे और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। मुझे भी पास ही एक चारपाई पर चादर उड़ाकर दादी माँ ने चुपके से सुला दिया था। बड़ी हंसी आ रही थी। सोचा कहीं ज़ोर से हंस दूँ, भेद खुल जाएगा तो निकाल बाहर किया जाऊंगा। पर भाभी की बात पर हंसी रुक ना सकी और भंडाफोड़ हो गया। देबू की माँ ने चादर खींच ली। कहो दादी, यह कौन बच्चा सोया है? बेचारा रोता है शायद, दूध तो पिला दूँ? हाथापाई शुरू हुई। दादी माँ बिगड़ी, लड़के से क्यों लगती है? सुबह रास्ते में देबू की माँ मिली। कल वाला बच्चा भाभी। मैं वहाँ से ज़ोर से भागा और दादी माँ के पास जा खड़ा हुआ। वस्तुतः किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर जब हम दादी माँ की छाया में खड़े हो जाते थे, अभयदान मिल जाता था, मतलब रक्षा मिल जाती थी हमें। स्नेह और ममता की पूर्ति दादी माँ की एक एक बात आज कैसी कैसी मालूम होती है। परिस्थितियों का वात्या चक्र जीवन को सूखे पत्ते सा कैसा नचाता है, इसे दादी माँ खूब जानती थी। दादा की मृत्यु के बाद से ही वे बहुत उदास रहती, क्योंकि वह अकेली पड़ गई थी।
संसार उन्हें धोखे की टट्टी मालूम होता है। दादा ने उन्हें स्वयं जो धोखा दिया, उनकी मृत्यु हो गई थी। वे सदा उन्हें आगे भेजकर अपने पीछे जाने की झूठी बात कहा करते थे। दादा की मृत्यु के बाद कुकुरमत्ते की तरह बढ़ने वाले मुंह में राम बगल में छुरी वाले दोस्तों की शुभ चिंता ने स्थिति और भी डावाडोल कर दी। मतलब जो हमारी सामने तारीफ करते हैं और बद पीछे हमारी बुराई करते हैं। दादा के श्रद्धा में दादी माँ के मना करने पर भी पिताजी ने जो अतुल संपत्ति व्यय की, वह घर की तो थी ही नहीं। जब दादा गुजर गए थे, उनके श्रद्धा में उन्होंने बहुत पैसा खर्चा किया था। दादी माँ अक्सर उदास रहा करती थी। माघ के दिन थे, कड़ाके का जड़ा पड़ रहा था। पछुआ का सन्नाटा और पाले की शीत हड्डियों में घुसी पड़ती थी। जब ठंडकाला था, ठंड बहुत लगती थी। शाम को मैंने देखा, दादी माँ गीली धोती पहने कोने वाले घर में एक संदूक पर दिया जलाए हाथ जोड़कर बैठी है। उनकी स्नेह कातर आंखों में मैंने आंसू कभी नहीं देखे थे। मैं बहुत देर तक मन मारे उनके पास बैठा रहा। उन्होंने आंखें खोली। दादी माँ, मैंने धीरे से कहा। दादी माँ, एक बात पूछूं, बताओगी ना? मैंने उनकी स्नेहपूर्ण आंखों की ओर देखा। क्या है, पूछ। तुम रोती थी? दादी माँ मुस्कुराई। पागल, तूने अभी खाना भी नहीं खाया ना? चल चल, मैं तुझे खाना खिला दूंगी। धोती तो बदल लो दादी माँ, मैंने कहा। मुझे सर्दी गर्मी नहीं लगती बेटा। वे मुझे खींचती रसोई में ले गई। सुबह मैंने देखा, चारपाई पर बैठे पिताजी और किशन भैया मन मारे कुछ सोच रहे हैं। दूसरा चारा ही क्या है। बाबू बोले, रुपया कोई देता नहीं। कितने के तो अभी पिछले भी बाकी हैं। वे रोने से हो गए। रोता क्यों है रे? दादी माँ ने इनका माथा सहलाते हुए कहा। मैं तो अभी भी हूँ, मैं जिंदा हूँ। उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज़ निकाली। तेरे दादा ने यह कंगन मुझे इसी दिन के लिए पहनाया था। उनका गला भर आया। मैंने इसे पहना नहीं, इसे सहेज कर रखती आई हूँ। यह अनेक वंश की निशानी है। उन्होंने आंसू पोंछकर कहा। पुराने लोग आगा पीछा सब सोच लेते थे बेटा, पर आजकल के बच्चे सब नहीं सोचते हैं। सचमुच मुझे दादी माँ शाप भ्रष्ट देवी सी लगी। धुंधली छाया विलीन हो गई। मैंने देखा, दिन काफ़ी चढ़ आया है। पास के लंबे खजूर के पेड़ से उड़कर एक कौवा अपनी घिनौनी काली पंखें फैलाकर मेरी खिड़की पर बैठ गया। हाथ में अब भी किशन भैया का पत्र कांप रहा है। काली चींटियों सी कतारें धूमिल हो रही है। आंखों पर विश्वास नहीं होता। मन बार बार अपने से ही पूछ बैठता है, क्या सचमुच दादी माँ नहीं रही है? तो यहाँ पर इस कहानी में हमें यह सीख मिलती है कि दादी माँ आगे और पीछे की सोचने की बात कहती हैं। आजकल के नौजवान हो या आजकल के मनुष्य आगे पीछे के कोई सोच नहीं रखते, बस खर्चा ही खर्चा करते जाते हैं। तो बच्चों, इस पाठ से यह सीख मिलती है, कुछ भी कार्य करने से पहले हमें आगे और पीछे की सभी सोचनी चाहिए और आने वाले मुश्किलों को भी हमें सामना करने की शक्ति होनी चाहिए। तो बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ में आया हो। धन्यवाद।